नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। वो है प्राचीन दक्षिण भारत का संगम काल या संगम युग। संगम काल या संगम युग। इस कालखंड को बहुत सारे विद्यार्थी या तो पढ़ते नहीं है या फिर पढ़ते हैं भी है तो उसमें रुचि नहीं लेते हैं, बस विषय को पढ़ जाते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इसको इस तरह से पढ़ाऊं कि आप लोग इसे रुचि लेकर पढ़े। तो सबसे पहले इस संगम काल में संगम है क्या? तो तमिल कवियों ने कुछ सभाएं और संगोष्ठी की। इन सभाओं और संगोष्ठी में कुछ विषयों पर विचार विमर्श हुआ, इसी को हम लोग संगम कहते हैं। तो अब देखते हैं कि संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो तमिल साहित्य में तिरुनावुकरासु ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य में संगम शब्द का प्रयोग किया था। ये इनको अपार भी कहा जाता है। ये एक शैव संत थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रकार के जो हार्ड नाम होते हैं उसको किस तरह से याद किया जाए। तो इसको अगर हम तोड़ तोड़ कर याद करें तो ये हमसे आसानी से याद हो जाएगा। तिरु नागु रासु, अगर इस तरह से हम टुकड़ों में याद करें तो हमें ये याद करने में काफी आसानी होगी। तो अब हम देखते हैं कि इसका संगम शब्द का क्या अर्थ होता है। तो संगम शब्द का अर्थ परिषद या संघ होता है। अब इसका क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो संगम कालखंड का क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या था। तो इस क्षेत्र को हम लोग तमिलकम प्रदेश कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तमिलकम प्रदेश। तो तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र था? तो वो था प्राचीन कालीन कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दक्षिणी भाग। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दक्षिणी भाग थे तमिलकम प्रदेश। अब तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान में कौन से क्षेत्र आते हैं? वो है तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल को जो क्षेत्र है वो तमिलकम प्रदेश में आते हैं। अब इस कालखंड में संगम काल में कालखंड को किस तरह से निर्धारित किया गया है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न कालखंड को कुछ अलग अलग दिखाए हैं। जैसे कि इसको 100 ईस्वी से 250 ईस्वी माना जाता है। इस कालखंड को कहीं कहीं 100 से 300 ईस्वी माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के कालखंड दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस कालखंड में, इस संगम काल में कौन कौन से शासक थे। चेर, चोल और पांड्य, ये 3 शासक, ये 3 वंश थे। ठीक है, चेल, चोल और पांड्य। तब एक मानचित्र बनाकर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये कौन से क्षेत्र थे। तो एक सिर्फ समझने के लिए एक मोटा मोटी हम लोग नक्शा बनाते हैं भारत का। लगभग इस प्रकार है। जो ये क्षेत्र है दक्षिण भारत का, जो ये क्षेत्र है नीचे वाले क्षेत्र को, इसी को हम लोग तमिलकम प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे ये चेर वंश हो जाएंगे, यहाँ पे पांड्य वंश हो जाएंगे और ये हो जाएंगे चोल वंश। ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि इसकी चर्चा कहाँ कहाँ मिलती है। तो पांड्यों की चर्चा सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने की थी। इसकी चर्चा अशोक के शिलालेखों में भी मिलती है। अशोक के इसकी चर्चा जो है अशोक के दूसरे, 5वें और 13वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेख जो हैं दूसरे, 5वें और 13वें शिलालेख में जो है इन सबों की चर्चा है। अब हम कुछ चेर वंश के बारे में कुछ हम लोग पढ़ते हैं। चेर वंश, चेर वंश का जो है वो प्रतीक चिन्ह वो है धनुष। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष है। और पांडे का हो गया मछली। और चोल वंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो है बाघ। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो चेर वंश थे इसका क्षेत्र कौन सा था। पहले हम बताए थे पूरे तमिलकम प्रदेश का क्षेत्र। अब हम लोग जानते हैं कि इस चेर वंश का जो क्षेत्र था वो ये था पश्चिमी तमिलकम प्रदेश। पश्चिमी तमिलकम जो प्रदेश था वो चेर वंश का क्षेत्र था। इस तमिलकम प्रदेश में वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो वो है उत्तरी त्रावणकोर, दक्षिणी मालाबार क्षेत्र, कोचीन और कोकण। ये जो क्षेत्र है वो चेर वंश के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा चर्चा जो है तमिल साहित्य या संगम साहित्य में सबसे ज्यादा चर्चा चेर वंश के बारे में है। चेर वंश के बारे में ही क्रमबद्ध वंशावली भी मिलती है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि चेर वंश के जो कवि थे वो सेनगुट्टवन। चेर वंश के जो कवि हैं वो सेनगुट्टवन को सबसे महान शासक मानते हैं। अब चेर वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चेर वंश के बारे में जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेख से, महाभारत से, रामायण से, उसके बाद रामायण से हो गया, फिर कालिदास के रघुवंशम से और तमिल साहित्य से। इन सब से चेर वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के दूसरे शिलालेख में, अशोक के दूसरे शिलालेख में चेर वंश को केरल पुत्र के नाम से संबोधित किया गया है। ऐसे शिलालेख दूसरे, 5वें और 13वें शिलालेख में तमिलकम क्षेत्र के बारे में चर्चा है, प्राचीन दक्षिण भारत की चर्चा है और श्रीलंका की चर्चा की गई है। अशोक के दूसरे, 5वें और 13 शिलालेख में एक शब्द आता है चेरपाद। संभवतः कहा जाता है कि ये चेर वंश के बारे में एतरे ब्राह्मण में चेरपादा शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो प्रथम बार चेर वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है वो एतरे ब्राह्मण से मिलती है। अब हम देखते हैं कि चेर वंश जो है वो चेर वंश जो है इस चेर का अन्य कौन कौन से नाम है, तो हम लोग देखते हैं इसके नाम है कुटवर, कुडोवर, बिलावर, बनारवर, पुरैयार और मलैयार। ये सब नाम जो है वो चेर वंश के या चेर
के अन्य नाम ये हो गए। हम लोग अभी चेर वंश के बारे में कुछ जानकारी लिए। अगले वीडियो में हम लोग चेर वंश के शासकों के बारे में जानेंगे, उसके बाद चोल वंश के बारे में जानेंगे, पांड्य वंश के बारे में जानेंगे, और उससे इस सबसे सारे संबंधित चीज नेक्स्ट आने वाले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।